हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो लाने में मुझे थोड़ा लेट हुआ और मैं कुछ दूसरे काम पर थोड़ा बिजी था, जिसके कारण मैं यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहा था। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है विश्व शक्ति के बारे में। जो अभी हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका एक विश्व शक्ति है, ठीक है। और आने वाले समय में चीन जो है एक नई विश्व शक्ति बनेगा। पर क्या आपको पता है कि ऐसी विश्व शक्तियाँ अतीत में भी रह चुकी हैं। ऐसी 5 हम विश्व शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अतीत में भी रह चुकी हैं और जिनका अतीत में भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव था, ठीक है। उसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा थी, उसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा थी, एक स्ट्रॉन्ग जो साम्राज्य था वो था, ठीक है। अभी मॉडर्न डेज़ में हम देख पा रहे हैं, अभी कोई भी कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे चलता है। पर पहले जो रूलर हुआ उस रूलर के अंडर भी ऐसी ऐसी सुपर कंट्री हुई है जो कि इकोनॉमी और मिलिट्री से एक बहुत स्ट्रांग कंट्री था और वर्ल्ड में जो है मेजर रोल प्ले करता था। तो आज ऐसे 5 कंट्री के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आप जो देख पा रहे हो मैप में, ये हमारा है, ये हमारा हो गया यूएस, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में है। आने वाले समय का सुपर पावर होगा चाइना, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि पहला है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर अपने चरम पर था। इन्होंने रोम से शुरू किया अपनी यात्रा और रोम से शुरू करके ये पूरी इटली और फिर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो भी ओशियन जो लैंड है, जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ जो मेन पोर्ट है, उस सब पे इनका कंट्रोल हुआ और एक बहुत ही पावरफुल एक साम्राज्य के रूप में ये उभरा और सामने आया। आपको अगर मैप में मैं दिखाऊँ तो आपको पिंक कलर में जो दिख रही है, ये सभी जो पिंक कलर में आपको दिख रही है, ये रोमन एम्पायर है, ठीक है। उस समय लैटिन भाषा का प्रयोग हुआ करता था, ग्रीक और लैटिन भाषा का प्रयोग होता था। और लैटिन में आप नाम भी देख पा रहे होंगे। देखो आप, रोम को रोमा कहा जाता था, इटली को इटालिया कहा जाता था, ब्रिटेन को ब्रिटानिया कहा जाता था, ठीक है। स्पेन को हिस्पानिया कहा जाता था। ये सभी आप नाम आप देखोगे तो पता चलेगा कि पहले जो लैटिन भाषाएं थी, जर्मन को जर्मानिया कहा जाता था। तो ये सभी नाम है, हाँ। तो रोमन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था और ग्रीक और लैटिन भाषाएं बोली जाती थी। इन्होंने 1000 ईयर्स तक किसी न किसी तरह से इन्होंने कभी किंगडम बड़ा हुआ, कभी इनका किंगडम छोटा हुआ। अलग अलग रूलर ने 1000 ईयर्स तक, लगभग 1000 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। और अपने चरम पर था ये। अगर आप देखोगे तो एक समय में ये अपने चरम पर था और किसी ये इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट से ये नहीं डाउन हुआ, बल्कि ये इंटरनल जो सिविल वार है और इकोनॉमिकल जो डिसास्टर है, जिसके कारण ये डिक्लाइन हुआ, ठीक है। और सेकेंड सेंचुरी में ये अपने पूरे पीक पर था। अगर हम नेक्स्ट नज़र डालें तो मंगोल एम्पायर है। मंगोल एम्पायर लैंड आप जो देख पा रहे हो रेड रेड कलर में जो मैप में, वो पूरी जो रेड कलर में मैप में जो आप देख पा रहे हो वो है मंगोल एम्पायर, ठीक है। आपने 9-10 में चंगेज़ खां के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। आपको पूरी अच्छे से उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा आप। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो तो आपको पता होगा, ठीक है। चंगेज़ खां के बारे में पता होगा और इनके अत्याचार के बारे में पता होगा कि ये जब अटैक करते थे कहीं पे, तो इनके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पे जो मतलब इंसान तो इंसान, जानवर में अगर आप देखो तो ना, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, ये भी ज़िंदा नहीं बचती थी। इनका अटैक इतना मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। 13th और 14th सेंचुरी में ये अपने पीक पर था, ठीक है। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप और सी ऑफ जापान, ये सभी मिलाकर बहुत बड़े भूभाग पर इनका कंट्रोल हुआ। इन्होंने बहुत कोशिश की कि इंडिया में भी ढुके, पर इंडिया में ये ढुक नहीं सके। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके आक्रमणों को एक बार नहीं कई बार रोका और इंडिया में आने से इन्हें रोका, ठीक है। तो ये मंगोल एम्पायर है, सबसे सेकंड सबसे ज़्यादा लैंड पर कैप्चर करने वाला ये एम्पायर था। और फर्स्ट पे अगर नज़र डालें तो वो था ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम नज़र डालें तो ब्रिटिश एम्पायर, इनके बारे में कहा जाता है द सन नेवर सेट। ये अपने 17th-18th सेंचुरी में ये अपने पीक पर थी और उस समय इनके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश सूरज कभी अस्त नहीं होता है। और ग्रेट ब्रिटेन इन्हें कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन 4 पार्ट मिलकर एक बनता है। ग्रेट ब्रिटेन में अगर आप देखो तो आपको मिलेगी इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ये चारों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है।
ठीक है? और इनका जो मेजर रोल प्ले किया था इनको सुपर पावर बनने में या फिर इनको एक ह्यूज जो साम्राज्य ब बनने में, ये नेवी प्ले किया था, ठीक है? पहले तो ये भी बिज़नेस करते थे, व्यापार करते थे और पूरी दुनिया में फैल गए थे व्यापार के लिए, अलग-अलग चीज़ों के व्यापार करते थे। धीरे-धीरे इन्होंने सोल्जर रखना शुरू किया और सोल्जर रखते-रखते ये फिर युद्ध में आए और फिर युद्ध में आते हुए कंपनी के लिए सोल्जर रखना शुरू हुआ। तो कंपनी के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके लिए अ इंडिया में ये शुरू हुआ। तो मैप में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 70 देशों पे इनका कंट्रोल था। ये जितनी पिंक कलर की आप ये देख पा रहे हो ये सभी देखो ये कनाडा हो गया, ठीक है? बहुत बड़े भूभाग पर है। ये हमारा इंडिया उस समय अनडिवाइडेड था। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ठीक है? ये सभी थी। अफ़गानिस्तान भी एक समय में इंडिया में था पर बाद में अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया गया क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो अ, यहाँ पे पीस मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है? स्टेबिलिटी नहीं थी, एकदम स्टेबिलिटी नहीं थी और ब्रिटिशर्स के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल था। तो 70 देशों पर इनका कंट्रोल हुआ। ऑस्ट्रेलिया को भी देख सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा जो महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया पर भी इनका कंट्रोल था। तो ये सभी देशों पे इन्होंने रूल किया। थर्ड है हमारा सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है और ज्योग्राफिकली अगर आप देखो तो इसको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। कोई कंट्री सोवियत यूनियन पे अटैक तो कर देता है, सोवियत यूनियन के अंदर तो चला आता है, पर उसको फिर वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ वेदर चेंज होता है, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, स्नोफॉल फॉल इतना होता है कि आपको मुश्किल हो जाएगा। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अटैक किया रसिया में, तो वो तो रशिया में एंट्री कर गए, पर जब वेदर चेंज हुआ और अक्टूबर-नवंबर में जब वेदर पूरी तरह से स्नो से भर गई तो उस समय बहुत मुश्किल हो गया और स दूसरा नंबर था गुरिल्ला वारफेयर। यहाँ के जो लोकल पीपल थे गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया, छुप-छुप कर अटैक करना, जिसके कारण और इन्हें परेशानियाँ हुई, खाद्य सामग्री नहीं पहुँच पाई, जो कि जर्मन के लिए एक डिज़ास्टर साबित हुआ, ठीक है? एक ह्यूज लैंड थी और एक ह्यूज आर्मी थी इनका और इनका प्लान था कि अफ़गानिस्तान होता हुआ इंडियन ओशन तक आए। अफ़गानिस्तान में भी इन्होंने पूरी कोशिश की। अभी जो 1990 के पहले आप देखोगे इनका यूएसएसआर विक्टन के पहले, तो आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान में इन्हें बहुत लॉस हुआ। उसके कारण 20 कंट्रीज से अलग हुई और फिर सोवियत यूनियन डिक्लाइन कर गया, ठीक है? तो ये सोवियत यूनियन 1948 के बाद एक सुपर कंट्री बनकर उभरा था और विश्व की लगभग-लगभग बहुत सारी कंट्री जो है 2 भागों में बँट चुकी थी, ठीक है? तो सोवियत यूनियन एक अभी भी देखो तो इनका एक मेजर कंट्री है और अभी भी ये स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर आप नेक्स्ट नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा यूनाइटेड स्टेट्स जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक स्पीड में एक मतलब अचानक उभरता हुआ एक विश्व शक्ति था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बहुत हथियार बेचे, ऑपोजिशन को भी बेचा और अपने फ्रेंड को भी बेचा, सभी को हथियार बेचा और उस हथियार से बहुत पैसा कमाया, ठीक है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्हें बहुत इनकम हुआ, धीरे-धीरे इन्होंने 1867 में जो है अलास्का को रशिया से खरीदा। अलास्का इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित साबित हुआ। अलास्का से इन्हें बहुत ज़्यादा ऑयल और नेचुरल जो खाद्य संपदा है वो इन्हें मिला और जीडीपी और मिलिट्री में अचानक ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री बनकर उभरा, ठीक है? तो टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, अब भी है और धीरे-धीरे ये अभी डिक्लाइन हो रहा है। अभी भी इसे टाइम लगेगा, डिक्लाइन हम नहीं कह सकते हैं, अभी भी ये स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है? तो चाइना पूरी तरह से जो है 2050 तक ये चाइना बनेगा सुपर पावर, अभी टाइम लगेगा अभी यूएस को, ठीक है? तो इसका जीडीपी जो है वर्ल्ड जीडीपी का हाफ़ जीडीपी था एक समय में, ठीक है? पूरी दुनिया में। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री था ये अपने आप में और अलायंस इनका जो नेटो है एक मेजर रोल प्ले करता था और अब भी करता है, ठीक है? अलायंस बनाने पे बहुत ज़ोर देता था पहले भी और अब भी अलायंस बना रहा है। अभी देखो तो आप क्वाड को देख लो, ठीक है? एयू के यूएस देख लो, ये सभी बड़ी-बड़ी अलायंस है। नेटो एक अलग है ही रशिया को काउंटर करने के लिए जो नेटो बनी थी। अभी देखो चाइना को कंट्रोल करने के लिए 2 गुट बन चुका है। एक क्वाड है और दूसरा है एयू के यूएस, ठीक है? रिसेंटली जो बना है।
तो ये सब जो है अभी भी गुट बन रही है और इंडो पैसिफिक में जो है कहीं न कहीं अमेरिका चाहता है कि इनका भी कंट्रीब्यूशन हो इंडो पैसिफिक में, ठीक है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स और लास्ट जो है चाइना। चीन जो है अभी इसकी जो धमक है, अभी आप इसको कह सकते हो कि इसका जो इन्फ्लुएंस है, वर्ल्ड महसूस कर रही है। ये सिर्फ इंडिया महसूस नहीं कर रहा है, ये पूरी वर्ल्ड महसूस कर रही है कि एक विश्व शक्ति का जो ये होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है, वो महसूस हो रही है, ठीक है? और 2050 तक ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उभर कर सामने आएगा। अगर आप देखो ताइवान जो है बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल लैंड है, जिसे कि कंट्री का टैग नहीं दिया गया है, यूएन में इसे एक कंट्री के रूप में नहीं माना गया है। कुछ कंट्री है विश्व की जो इसे कंट्री मानती है, ठीक है? बहुत ही गिने चुने हैं और बहुत छोटे देश हैं। तो 2025 तक चाइना का पूरी तरह से प्लान है कि ताइवान को ये चाइना में एनेक्स कर लेगा। और ताइवान की अगर आप फॉरेन रिजर्व देखो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है? जीडीपी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो ताइवान अगर चाइना में मिलता है तो चाइना को बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट होगा और दोनों इकोनॉमी, ताइवान अगर चाइना में मिल जाता है तो ताइवान की जो जीडीपी और फॉरेन रिजर्व है वो चीन की जीडीपी और फॉरेन रिजर्व हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो और बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने वाला है, ठीक है? तो अभी इसे देखना ये होगा कि क्या यूएन और वर्ल्ड के जो बड़ी-बड़ी जो कंट्री है, वो क्या ताइवान को एनेक्स होने से बचा पाते हैं या नहीं? जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ज़्यादातर चांस है कि चाइना जो है ताइवान को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है? तो अ, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, हमारे इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है, उस पे भी दावी ये करता है चाइना, ठीक है? अभी जितने भी कंट्री आपने देखा सुपर पावर होते हुए, जो भी साम्राज्य हमने देखा, वो इंडिया के लिए इतना थ्रेट नहीं था जो कि चीन है। तो इंडिया के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी चुनौती साबित होगा चीन, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो कोई ऐसा-वैसा कंट्री नहीं है, वो विश्व शक्ति, मतलब आप जिसे कहते हो ना, वो कंट्री हमारा एक अपोनेंट रहने वाला है। तो 21st सेंचुरी इंडिया के लिए एक चुनौती से भरा है और इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ज़्यादातर जो है ये अभी अलायंस पे डिपेंड करेगा, ये इंडो पैसिफिक और ये इंडिया कैसे इसे, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, ये कैसे इसे टैकल करता है चीन को। चीन तो काफ़ी एग्रेसिव है, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी एग्रेसिव है। तो देखना ये होगा। वैसे हम पूरी तरह से सक्षम हैं कि हम अपने अरुणाचल प्रदेश को इसे हम स्टेबल करके रख सकेंगे। अभी ताइवान है 2025 तक ज़्यादातर चांस है कि ये 2025 या 2030 तक, ठीक है? इसे चीन अपने अंडर कर ले। बहुत ज़्यादा विवादित लैंड है इनका, चाइना का एक कंट्री के साथ नहीं, बहुत सारी कंट्री के साथ इनका विवाद है। कुछ गिने-चुने देश हैं जिसके साथ इनका विवाद नहीं है। और नॉर्थ कोरिया को अगर आप देख लो, ये नॉर्थ कोरिया हो गई और दूसरा हो गया ये पाकिस्तान, ठीक है? ये 2 कंट्री हैं। ये इनसे ये हमेशा रिलेशन अच्छा रखता है और ये अच्छा रखने का कारण भी है इसका कि देखो, जापान और चीन से अच्छा रिलेशन नहीं है, ठीक है? जापान और चीन से अच्छा रिलेशन नहीं है और जो नॉर्थ कोरिया है उसको यूज़ करता है चाइना जापान के खिलाफ, और जो इंडिया और चाइना से रिलेशन अच्छा नहीं है तो पाकिस्तान को यूज़ करता है इंडिया के खिलाफ, ठीक है? तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है कि चाइना ऐसा कर पा रहा है। ऐसे देखा जाए तो चाइना का भी ओपोनेंट है, वियतनाम सबसे ज़्यादा बड़ा ओपोनेंट है। और ये जो रीजन देख रहे हो साउथ चाइना सी में, अगर कोई कंट्री है तो वो वियतनाम ही है, जो चाइना को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी चुनौती दे सकता है। तो वियतनाम को से हमारे रिलेशन को अच्छी करनी चाहिए अभी, ठीक है? तो ये सब बातें हैं जो जियोपॉलिटिकल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है अभी इंडो पैसिफिक में। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले थे, विश्व शक्ति के बारे में और जो इतिहास और अतीत के जो बीते हुए विश्व शक्तियाँ हैं उसके बारे में। वीडियो कैसी लगी आपको आप बताना ना भूलें। और मैं आपसे फिर माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दूसरे काम में व्यस्त था तो वीडियो बनाने में लेट हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रहूँ और इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।